नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप कल्पना करें, जब भारत विश्व की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा तब भारत का ऑटो मार्केट कहां होगा। साथियों, कभी भारत में गाड़ियां न खरीदने का एक कारण अच्छी सड़कों, चौड़ी सड़कों का अभाव भी था। अब ये स्थिति भी बदल रही है। ईज ऑफ ट्रेवल आज भारत की बड़ी प्राथमिकता है। पिछले वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखे गए थे। आज भारत में मल्टी लेन हाईवे का, एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को गति मिल रही है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की वजह से भारत दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक कॉस्ट वाला देश होने वाला है। इन सारे प्रयासों की वजह से ऑटो इंडस्ट्री के लिए संभावनाओं के अनेक नए द्वार खुल रहे हैं। साथियों, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पैसेंजर व्हीकल मार्केट के रूप में देखें तो हम दुनिया में नंबर 3 पर है। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा तब हमारा ऑटो मार्केट कहां होगा। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर के भी अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन की कई गुना विस्तार की यात्रा होने वाली है। भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को ड्राइव करने वाले कई फैक्टर्स हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, मिडिल क्लास का लगातार बढ़ता दायरा, तेजी से होता अर्बनाइजेशन, भारत में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर आने वाले 5-6 दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे। अनेक नई गाड़ियां भी यहां लॉन्च होने वाली हैं। ये दिखाता है कि भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को लेकर कितनी पॉजिटिविटी है। यहां कुछ एग्जीबिशंस में विजिट करने, उन्हें देखने का अवसर अभी मुझे मिला। भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फैंटास्टिक भी है और फ्यूचर रेडी भी है। मैं आप सभी को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की
पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष तक यह विश्व का सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ और पूरे सेक्टर के लिए दुनिया में वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनकर भारत उभरेगा। आगे चलकर मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष तक ये विश्व का सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ और पूरे सेक्टर के लिए दुनिया में वन स्टॉप डेस्टिनेशन उभर कर निकलेगा। भारत मोबिलिटी 2025 इंडिया स्टोरी को दुनिया के सामने पेश करता है, जो इन्वेस्टमेंट्स और हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। यहां स्टार्टअप्स भी बड़े पैमाने में इसमें भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी ने घोषणा की है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। हमारी पार्टी ने देवली की सीट से ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है जिन्होंने लंबे समय तक बिना किसी स्वार्थ के अपने क्षेत्र के लोगों के बीच काम किया है। दीपक तंवर दर्शकों से, उन्होंने कहा, दीपक तंवर हैं और दर्शकों से मेरे साथ रहे, मेरे परिवार के विचारों के साथ जुड़े रहे। मुझे उम्मीद है कि ये बड़े अंतर से दिल्ली के देवली से जीतेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक ये जानकारी साझा की गई थी कि देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। मुझे खुशी है इस बात की कि देवली की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को लड़ाने का फैसला किया है जिन्होंने निरंतरता में समाज, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बिना किसी लालच के, बिना किसी चाहत के, निरंतरता में लंबे समय से इन्होंने कार्य करने का काम किया। दीपक तंवर जी आज से नहीं, दशकों से मेरे परिवार, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों, सिद्धांतों के साथ ये जुड़े रहे हैं और ये इच्छा न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी थी कि इनमें वो काबिलियत है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की, क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की भावना है इनमें और इनको जरूर मौका मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज लंबे समय के बाद इनको वो मौका मिला और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि गठबंधन के तहत देवली सीट से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनकी जीत तो सुनिश्चित है ही, बल्कि मैं मानता हूं कि एक बड़े मार्जिन से ये वहां से जीतेंगे। गठबंधन में तमाम साथियों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद इनको प्राप्त है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर नेता, हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ न सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करेगा कि दीपक जी की जीत वहां से हो, बल्कि एनडीए की हर एक प्रत्याशी की जीत। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से जिस तरीके से दिल्ली की जनता लगभग पिछले एक दशक से परेशान है, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार 8 तारीख को परिणामों के बाद बनने जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, दूसरी तरफ एक गठबंधन मजबूत हो रहा है। इंडिया गठबंधन के बिखरने को कैसे देखते हैं आप? भाई, इंडिया अलायंस तो अब रहा ही नहीं ना। उन्हीं के ही नेताओं ने औपचारिक घोषणा कर दी, कई घटक दलों ने भी यहां तक बोल दिया कि भाई लोकसभा तक ही ये अलायंस था। और दिल्ली, मुझे लगता है, एक गठबंधन कैसे पूरी तरीके से बिखर सकता है उसका जीता जागता उदाहरण है, जहां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे प्रमुख दल इंडिया अलायंस को मजबूती देने के लिए एक साथ आए थे, आज एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। और उसमें बाकी के जो बचे हुए घटक दल हैं, कोई इसका साथ दे रहा है, कोई उसका साथ दे रहा है। तो ये एकता तो इंडिया अलायंस में कभी थी ही नहीं, क्योंकि महत्वाकांक्षी
नेताओं का, महत्वाकांक्षी दलों का ये गठबंधन था। ऐसे में एनडीए का स्वरूप निरंतरता में और मजबूत होता जा रहा है। झारखंड में भी आपने देखा, हम लोगों ने मिलकर वहां पे चुनाव लड़ने का काम किया। दिल्ली में भी जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा के परिणाम रहे, महाराष्ट्र के परिणाम रहे, उसी तरीके से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने सरकार में रहकर बिहार की प्रगति की काम करके दिखाया। मौजूदा सरकार जनता की कमाई को यात्राओं में लुटा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किस तरह की यात्रा पर जा रहे हैं, ये सरकार की विदाई यात्रा साबित होगी। और अब फिर से ये लोग शराब नीति की बात करें, जो अन्य हजारे के दम पर सरकार में आए थे। देखिए, दिल्ली में बीजेपी की करारी हार होनी है और वहां गैर भाजपा सरकार दिल्ली में बनेगी तो बीजेपी वाले लाख चिल्लाते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। शराब नीति लेकिन लागू करने की बात, इस शराब नीति में जिस तरह से फंसाया गया, ये तो सबको पता है कि क्या क्या हुआ। माननीय न्यायालय में पूरा मामला है, अब समय पर पता चल जाएगा। केजरीवाल जी को तो न्यायालय ने बेल दिया है, सिसोदिया जी को भी बेल दिया है। तो ये विरोधियों के लिए इसी तरह से हर राज्यों में करते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है, चुनावी राजनीति लड़ाई लड़िए और ये सब बंद कीजिए। राहुल गांधी को शहरी नक्सली की पकड़ में बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद की। राहुल ये शहरी नक्सली के पकड़ में। देखिए, ये आतंकी भाषा जो है, भाषाई आतंक बीजेपी वाले फैलाते हैं और इस तरह की बात लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, भाषा की मर्यादा को तार तार बीजेपी वाले कर रहे हैं। और इधर से अगर वो उधर से छेड़ेंगे तो इधर से भी छोड़ा नहीं जाएगा। अगर जवाब दिया जाएगा तो फिर मिर्ची लगेगी। ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी, जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, बीजेपी इसी से घबरा रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को दुर्गति यात्रा बताते हुए 2 अरब रुपए के खर्च बताया और कहा कि कार्यकर्ताओं और जनता से संवाद करने 2 अरब खर्च। अब उस पे आपके विरोधी ने पलटवार किया और कहा है कि जब निश्चय यात्रा हो रहा था तब उस समय तेजस्वी यादव को नहीं दिख रहा था खर्च, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप बोले जा। देखिए, बिहार की दुर्गति हो गई है, चुनावी वर्ष है, अब जनता की याद आ रही है। तो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में रह करके बिहार की प्रगति की, नौकरी की भरमार की, काम करके दिखाया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसके पहले जितना यात्रा हुआ है, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कितना खर्च हुआ है। ये गरीब प्रदेश है बिहार, जनता की गाढ़ी कमाई को आप लुटा रहे हैं, सरकारी खजाने को लुटा रहे हैं चुनावी वर्ष में। इसलिए तेजस्वी यादव जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार की दुर्गति करने वाली ये एनडीए सरकार को अब जनता माफ नहीं करेगी। जनता ने तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के कार्यकाल को देखा है। इसलिए अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी किस तरह की यात्रा पर जा रहे हैं, ये सरकार की विदाई यात्रा साबित होगी। दिल्ली के संगम विहार विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार चंदन चौधरी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त भी करता हूं कि हम संगम बिहार विधानसभा से जीतेंगे। आपको प्रत्याशी बनाया संगम बिहार विधानसभा से। मैं सर्वप्रथम आपके मीडिया के माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, विशेषकर मैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और मैं आपके मीडिया के माध्यम से आश्वस्त भी करता हूं शीर्ष नेतृत्व को कि संगम बिहार विधानसभा जीत करके बीजेपी की झोली में देंगे। आपको बीजेपी ने निगम पार्षद का टिकट दिया था, उसमें आपने जीत हासिल की थी। 2 साल में आप चाहे कोई भी कास्ट हो, सबका दिल जीत कर रखे। किसी को देखकर लगता है कि पार्टी ने आपको टिकट दिया है? मैंने सेवा भाव से काम किया, 2 साल अपने आप को जनता के बीच में रखा और जनता के समर्पण के साथ ही हमने अपने आप को झोंक दिया और जो भी बुनियादी सुविधाएं थी हमने 2 साल में बहुत सारी चीजें पूरी की है। हमने किसी जाति धर्म से विशेषकर नहीं, हमने सभी जातियों का, सभी धर्म के लोगों का सेवा किया है और पार्टी की निष्ठा को देखते हुए
सबकी अच्छी तरह से हमने मदद की है, जिसकी वजह से आज पार्टी ने मुझे विश्वास दिलाया। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा अर्चना की और कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त ने कहा कि कस्तूरबा नगर विधानसभा के सभी लोगों को पता है कि अभिषेक दत्त को वोट करने से सीवर की पानी की टूटी सड़कों। कस्तूरबा नगर के सभी देवतुल्य लोगों का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले 6 महीने उन्होंने लगातार हमको एक एक घर में जाते हुए देखा। आज कस्तूरबा नगर विधानसभा के सभी लोगों को पता है कि अभिषेक दत्त के आगे नाम पे बटन दबाने से सीवर की, पानी की, टूटी रोडों की, बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सबका सम्मान और सबको साथ लेने की योजनाएं शुरू हो जाएंगी। 10 साल जब निगम पार्षद था तो भी दिन रात काम करा, और जब पिछले 3 साल में किसी पद पे नहीं था, एक भी समय ऐसा नहीं था कि हम लोगों के बीच में नहीं थे। हमने पिछले 3 सालों में लोगों की लड़ाई रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ी, अपने ऊपर मुकदमे तक दर्ज कराए, केवल लोगों के प्यार और विश्वास के लिए। आज मुझे पूरा भरोसा है, निस्वार्थ तरीके से अपने यहाँ के लोगों की हमने सेवा करी है। भले ही वो हमारा इंदिरा कैंप हो, लाजपत नगर 4 हो, कालकागढ़ी गांव हो, कोटला हो, आनंद लोग, डिफेंस कॉलोनी हो, लाजपत नगर हो, किसी भी एरिया से कभी भी किसी का फोन आया हो तो मैंने ये नहीं देखा कि वो कौन है, उसकी क्या परेशानी, उसके बीच में खड़े होकर उसके साथ खड़े हुए और रोड से लेकर कोर्ट तक उनकी लड़ाई को लड़ा। आज उनको पता है अभिषेक दत्त का बटन मतलब सबका काम, सबका सम्मान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भू-तापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता ज्ञापन MOU कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शिरकत की। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है। इस बार के राष्ट्रीय खेल भी ग्रीन एनर्जी की थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं। आज जियोथर्मल और भारत सरकार, हमारे राज्य और आइसलैंड की ओर से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधियों का मैं सबसे पहले तो बहुत स्वागत करता हूं इस MOU के साइन होने के अवसर पर। एम्बेसडर मिस्टर बेनेडिक्ट कुलसन, मिस्टर हाकुर हेराल्डसन, मिस्टर राहुल चोंगथम एंड मिस्टर रंजीत कुमार और उत्तराखंड सरकार की शासन की तरफ से मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी, सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, अजय मिश्रा जी, रंजना राजगुरु जी, संदीप सिंघल जी एवं सभी अधिकारीगण। और मैं सबसे पहले तो हमारे सभी जो आइसलैंड की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल आया है, एम्बेसडर साहब और उनके सभी साथियों का, सभी का मैं वेलकम करता हूं, सबका मैं स्वागत करता हूं यहाँ पर हमारे यहाँ आने पर। और एक बहुत शानदार पहल यहाँ पर शुरू हुई है और जैसा कि आपने बताया कि आपके प्राइम मिनिस्टर और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी की चर्चा हुई थी और मैंने भी उनसे इस बार जो ये हमारा ये MOU साइन हो रहा है जियोथर्मल का, उनसे उनको मैंने अवगत कराया था कि हम लोग आपके साथ आज 17 तारीख को 17 जनवरी को आपके साथ MOU करने वाले हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी इससे अवगत हैं तो और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता भी व्यक्त करी है। हमारे राज्य में ऐसे लगभग 40 ऐसे स्थान हैं जियोथर्मल के जो चिन्हित किए गए हैं और हमारा भी उद्देश्य है कि भाई हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस बार जो हमारे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, ये राष्ट्रीय खेल भी हमारे ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं कि जिसमें कम से कम कार्बन हो, कम से कम ऊर्जा लगे और कम से कम पेपर लगे। इसको लेकर हम ये भी कर रहे हैं और हमारा राज्य एक तरह से पूरे देश दुनिया का पहला राज्य है जहां पर हमने अभी GDP की तर्ज पर GEP को भी यहां पर हमने शुरू किया है, उसका आकलन भी यहां पर हमने प्रारंभ कर दिया है। और इसके पीछे हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, पर्यावरण को संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ सतत विकास को आगे बढ़ाना और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस रहे, उसके लिए काम करना। और साथ ही जो हमारा जियोथर्मल है, इस ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण के लिए अनुकूल और एक तरह से नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाना भी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं बाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान
जो कि हमारा पूरे राज्य के अंदर अनेक अनुसंधान करता है। देहरादून उनके अनुसार लगभग राज्य में ऐसे 40 स्थान अभी तक चिन्हित किए गए हैं और स्थानों की भी हमारे यहां अपार संभावनाएं हैं। आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा के इसके जियोथर्मल के उत्पादन और उपयोग में आज दुनिया के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य है, एक राष्ट्र है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।